Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. In the previous lecture, we were discussing the topic of forecasting, and today we will be continuing with the same chapter. Let me give you a summary of the previous presentation. In the previous presentation, I have given you a company profile. I have discussed with you a profile of a company by the name of Disney World. मैंने आपसे डिस्कस किया कि फोरकास्टिंग होती क्या है, फोरकास्टिंग के अंदर टाइम होराइजन्स क्या होते हैं, फोरकास्टिंग की जो एक्टिविटी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से। फिर मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फोरकास्ट होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा इकोनॉमिक फोरकास्ट होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट होती हैं, डिमांड फोरकास्ट होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जी फोरकास्ट का फ़ायदा क्या है, स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस इनकी क्या है। स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस जो हमने तीन केसेस जो हमने डिस्कस किए थे कि जी ह्यूमन रिसोर्सेज की स्केजुलिंग के लिए, उनको प्लान करने के लिए, उनको हायर करने के लिए, फायर करने के लिए जो डिसीजंस लेने हैं वो नॉर्मली हम फोरकास्ट के ऊपर बेस करते हैं कि जी फोरकास्ट से हमें पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। इसी तरह अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, सेम रखनी है, ये भी हमने एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा था फोरकास्टिंग का। और तीसरा जो फ़ायदा था वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से था, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जी आप अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए या एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप फोरकास्ट की मदद लेते हो। फिर हमने पिछले लेक्चर के अंदर 7 स्टेप्स ऑफ फोरकास्टिंग के, किसी तरह की भी फोरकास्ट हो तो उसके अंदर कौन से 7 स्टेप्स हैं जो हम करते हैं फोरकास्ट करने के लिए, वो 7 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। और आखिर में जो हमने अपना प्रेजेंटेशन पिछले लेक्चर की जो कंक्लूड की थी वो हमने देखी थी कि जी क्वांटिटेटिव क्या होती है और क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं फोरकास्टिंग के अंदर। और उसके अंदर हमने फिर जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसके अंदर 4 मेथड्स पढ़े थे, जिसके अंदर डेल्फी था, कंज्यूमर सर्वे और 2 और इसी तरह के जूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड द लास्ट वन वाज आई थिंक इट वाज द कंज्यूमर सर्वे। तो वो सारे के सारे हमने देखे जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, कौन कौन से क्वालिटेटिव मेथड्स थे, और 4 क्वालिटेटिव मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपसे डिस्कशन भी की थी कि जी क्वांटिटेटिव मेथड्स होते क्या हैं और ये कब यूज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स तब यूज़ होते हैं जब सिचुएशन के बारे में आपको पता हो, आपके पास किसी प्रोडक्ट, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग सर्विस है, उसका कोई हिस्टोरिकल डाटा आपके पास मौजूद हो। अगर हिस्टोरिकल डाटा आपके मुल्क में मौजूद नहीं तो किसी और मुल्क में हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो हम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं और वो हम पहले यूरोप या अमेरिका में लॉन्च कर चुके हैं, तो उसका हमारे पास कुछ डाटा है, कुछ हिस्टोरिकल डाटा है। तो हम उस हिस्टोरिकल डाटा को, हमारे पास सिचुएशन कुछ क्लियर है कि जी अमेरिका या यूरोप में प्रोडक्ट इस तरीके से इंट्रोड्यूस की गई थी और इतने कंज्यूमर्स ने ख़रीदी थी, तो हम कुछ किसी ना किसी तरीके से फिर उसको पाकिस्तान में भी उस हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सिचुएशन रिलेटिवली क्लियर हो तो हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के। आज जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स ही पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हम देखेंगे नाइव अप्रोच क्या होती है, हम ये देखेंगे टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है। टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग बेसिकली आपके पास हिस्टोरिकल डाटा और वो किसी टाइम के साथ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का सेल्स डेटा, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का सेल्स डेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम है, टाइम की एक सीरीज़ बन गई है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपके पास एक टाइम का स्केल है और वो स्केल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग। अब हम पहली चीज़ इसके अंदर ये देखेंगे, जो टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग होती है उसके अंदर नाइव मेथड क्या होता है। नाइव मेथड बेसिकली एक टेक्निक है कि जी अगर आपके पास पुराना डाटा है तो
आपकी फोरकास्ट आपने करनी है तो नई फोरकास्ट किस तरह करोगे। फिर हम ये देखेंगे कि जी टाइम सीरीज का जो डेटा है वो किस तरीके से हम डीकम्पोज कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई हिस्टोरिकल डाटा आ रहा है सेल्स का, प्रोडक्शन का, किसी भी चीज़ का, तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको तोड़ सकते हैं, उसको डीकम्पोज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये भी देखेंगे कौन कौन से डीकम्पोजिशन हो सकती है टाइम सीरीज के डाटा पे। हम फिर मूविंग एवरेजेस पढ़ेंगे। मूविंग एवरेजेस भी एक टेक्निक है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर, जहां से हम पिछले डाटा को यूज करके पिछले महीनों के डाटा या पिछले टाइम पीरियड्स के डाटा को यूज करके हम अगले टाइम पीरियड के फोरकास्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग भी हम पढ़ेंगे, ये भी मूविंग एवरेजेस की तरह पिछले डाटा को यूज करके आगे की फोरकास्ट करती है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट और ट्रेंड प्रोजेक्शन, ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में आती हैं और क्वांटिटेटिव के अंदर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो डेटा होता है वो किसी टाइम स्केल के साथ रिलेट होता है कि जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक टाइम स्टार्ट है और एक इक्वल नंबर से वो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, यही वो बात ओवरव्यू ऑफ द क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। जो हम इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल क्वांटिटेटिव अप्रोचेस पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले हम नाइव में अप्रोच पढ़ेंगे। नाइव अप्रोच अगर आप देखो तो टाइम सीरीज का ही एक कंपोनेंट है, टाइम सीरीज के अंदर आता है। टाइम सीरीज मॉडल्स के अंदर आपके पास मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग और ट्रेंड स्मूथनिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन, ये सारी की सारी टाइम सीरीज मॉडल्स हैं। अब एक और हम मॉडल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एसोसिएटिव मॉडल, और वो रिग्रेशन, इसको हम सिंगल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट करता है, एसोसिएट एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करता है। टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ रही हैं, तो ये क्या है, एसोसिएशन बन रही है एक दो। तो वो किस तरीके से ये रिलेशनशिप हम देख सकते हैं, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं, और हम इस चैप्टर के अंदर लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन होता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है, सिंगल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, तो हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे बेसिक टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और ये जो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन जो है, इट इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फोरकास्टिंग, मगर हम इसको कहते हैं कि ये एसोसिएटिव मॉडल है, ये एसोसिएशंस क्रिएट करता है वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, एसोसिएशंस क्रिएट करता है, इसलिए इसको एसोसिएटिव कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ आइसक्रीम की सेल्स जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो ये आपने टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल्स के दरमियान में एक एसोसिएशन निकाल ली, इसलिए इसको हम एसोसिएटिव मॉडल कहते हैं। जो टाइम सीरीज मॉडल है वो एक टाइम स्केल पे कि जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी डिमांड इस तरह से जा रही है, तो वो क्या कर रही हैं, वो टाइम के साथ आपकी डिमांड को रिलेट कर रही हैं। इसके अंदर एसोसिएटिव मॉडल के अंदर एक रिलेशनशिप होता है किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के कुछ अजम्पशंस हैं, और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर कोई स्पेशल टाइप ऑफ डाटा यूज किया जाता है, वो कौन सा है वो हम देखते हैं। टाइम सीरीज के अंदर देयर इज अ सेट ऑफ इवनली स्पेस्ड न्यूमेरिकल डाटा। इवनली स्पेस्ड यानी कि जो स्पेस दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान में स्पेस है वो इक्वल होती है। मंडे की सेल्स, ट्यूसडे की सेल्स, वेडनेसडे की सेल्स, थर्सडे की सेल्स, फ्राइडे की सेल्स, तो इनके दरमियान में 24-24 घंटों का इवनली स्पेस्ड वो है, इंटरवल है। ठीक है, सेल्स डाटा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी सेल्स हुई, 25 हुई, 26 हुई, 27 हुई, 28 हुई। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये वही बात कि जो आपके पास टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर जो डाटा होता है, इट इज अ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा
जीरो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा क्या होता है, जिसका एक जीरो होगा और 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं वो इक्वली एक दूसरे से स्पेस आउट कर रहे हैं कि जी 0 और 1 में भी उतना ही डिफरेंस है जितना 1 और 2 के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा है और आपके पास इक्वली स्पेस्ड डाटा है कि जी आपने मंडे को लिया, ट्यूसडे को लिया, तो जो स्पेस है इसके अंदर इक्वल स्पेसिंग किया। आप साल की भी स्पेसिंग कर सकते हो कि जी 1997, 1998, 1999, तो इनके दरमियान में एक साल की स्पेसिंग हो गई है। आप दिन की भी स्पेस कर सकते हो कि जी पहला दिन संडे का पहला घंटा, संडे का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घंटा। ठीक है, आप इस स्पेस को जो ये जो सेट ऑफ इवनली स्पेस डाटा जो है ना न्यूमेरिकल डाटा, उसके अंदर इस स्पेस को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, मगर इट शुड बी इक्वली स्पेस्ड। और डाटा आपके पास न्यूमेरिकल टाइप डाटा होना चाहिए, कैटेगोरिकल टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैटेगोरिकल टाइप एक और टाइप ऑफ डाटा है जिसपे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग नहीं लगती। Forecast based only on past value, no other variables are important, assumes that the factors influencing past and present will continue to influence in the future। ठीक है, अब ये वही बात है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये डिस्कस की थी कि जी फोरकास्ट जो होती है वो पास्ट वैल्यूज पे बेस की जाती है और किसी चीज पे नहीं, कि जी पहले क्या हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। और इसकी जो सबसे बेसिक अजम्पशन है कि जी सिस्टम रिमेन्स स्टेबल, कि जी जो पहले हुआ है अब भी वही होगा। ठीक है, अगर कोई सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई है तो फिर फोरकास्ट इतनी एक्यूरेट नहीं होती। मगर इनकी जो दो बेसिक अजम्पशन है कि जो पास्ट में हुआ है उसी तरह फ्यूचर में भी होगा, और सिस्टम जो था पास्ट में अभी भी वो सिस्टम उसी तरह का और स्टेबल चल रहा है, कोई उसके अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो जितनी भी फोरकास्ट टाइम सीरीज फोरकास्ट होती हैं वो इस चीज को अज्यूम करती हैं। अब टाइम सीरीज फोरकास्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो आपके पास पहली रिक्वायरमेंट तो डाटा की है कि इट शुड बी अ न्यूमेरिकल डाटा और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए डाटा। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी अजम्पशंस हैं कि जी जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होगा। ठीक है, और जो सिस्टम है वो स्टेबल है। अब इन सारी अजम्पशंस और इन सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम सीरीज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं। हमें एक कंपोनेंट तो ट्रेंड का नजर आता है, दूसरा साइक्लिकल कंपोनेंट नजर आता है, तीसरा हमें सीजनल कंपोनेंट नजर आता है, और चौथा हमें रैंडम कंपोनेंट नजर आता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? लेट्स सी, ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल एंड रैंडम। अब ये आपके पास एक टाइम सीरीज एनालिसिस हुआ है। आप इसके अंदर देखें कि जी वाई एक्सिस पे आपके पास डिमांड आ रही है, प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम दिया हुआ है ईयर्स में। अगर आप इधर गौर करें तो 1 2 3 4 ईयर्स, इनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग हुई हुई है। और आपके पास वाई एक्सिस में डाटा क्या है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। 1000 की डिमांड, 2000 की डिमांड, 3000 की डिमांड, इट इज अ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब आपके पास ग्रीन लाइन जो है उसके अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारी वाइब्रेशन, छोटी छोटी वाइब्रेशंस हैं। ये छोटे छोटे बम्प्स बने हुए हैं। ये बम्प्स क्यों बने हुए हैं? ये इसके अंदर 3-4 बम्प्स, ये जो है ये रैंडम नेचर है कि किसी दिन जरा सी ज्यादा हो गई, किसी दिन जरा सी कम हो गई, किसी दिन जरा सी ज्यादा हो गई, किसी दिन कम हो गई। ये जो होता है इसको हम नॉइज भी कहते हैं या रैंडम कंपोनेंट है। ये सारे का सारा जो इसके अंदर सारी जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं ये है सारे का सारा टाइम सीरीज एनालिसिस ही, मगर इसके अंदर रैंडमनेस भी आपको नजर आएगी, इसके अंदर आपको ट्रेंड भी नजर आएगा, इसके अंदर आपके पास साइक्लिक एंड सीजनैलिटी भी नजर आएगी। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर आपको साइक्लिक कंपोनेंट नजर नहीं आएगा, मगर आपके पास रैंडमनेस, सीजनैलिटी एंड ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? रैंडमनेस तो मैंने आपको बता दी कि जो छोटा
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है, ये रैंडमनेस होती है। इसके बाद इसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये रैंडम कंपोनेंट है, इट इज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी कि जी हम इसको फोरकास्ट करें। दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही है वो सीजनैलिटी नजर आ रही है। सीजनैलिटी देखें अगर आप कि जी पहली पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, चौथी पीक, ये क्या एक पीक से फिर एक डिप में जाता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये क्यों हो रहा है? ये सीजनैलिटी की वजह से हो रहा है कि जी जिस तरह गर्मियों में आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसी तरह सर्दियों में गर्म कपड़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट के जो बाहर कोई फैक्टर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा। गर्म कपड़ों की अगर डिमांड है तो वो सर्दियों में ज्यादा हो जाएगी, जैसे जैसे गर्मियां आएंगी उनकी डिमांड जरा कम हो जाएगी, फिर सर्दियां आएंगी फिर वो ज्यादा हो जाएगी, फिर कम डिमांड जरा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज एनालिसिस में, इसको हम कहते हैं सीजनल कंपोनेंट। तो हमने देख लिया रैंडम कंपोनेंट क्या होता है और सीजनल कंपोनेंट क्या होता है टाइम सीरीज के अंदर। अब तीसरी चीज जो हमें इसके अंदर नजर आ रही है वो ट्रेंड कंपोनेंट नजर आ रहा है। ट्रेंड कंपोनेंट, ये दरमियान में जो सॉलिड लाइन चल रही है, इसको ट्रेंड हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर यहां देखें ट्रेंड कंपोनेंट। ट्रेंड कंपोनेंट किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं? ट्रेंड एक ऊपर या नीचे आने वाला कंपोनेंट है या स्टेबल भी रह सकता है। अब किसी चीज की प्रोडक्ट उसके अंदर रैंडमनेस भी है, उसके अंदर सीजनैलिटी भी है, अब इसके अंदर ट्रेंड भी है। इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? पाकिस्तान में अगर हम कहें कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है गर्म कपड़ों की डिमांड को, ठीक है। अब गर्म कपड़ों की डिमांड पहले बढ़ती है, जैसे सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं तो कम होती है। अब एक साल से दूसरे साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो ये जो डिमांड की के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो एक पॉपुलेशन के साथ ट्रेंड आ रहा है, इसको हम ट्रेंड कहते हैं कि जी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो डिमांड है उसका भी ट्रेंड ऑपोजिट साइड इंक्रीजिंग है। अगर आपकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कम हो रही होती तो ये ट्रेंड कंपोनेंट नीचे की साइड पे ऐसे नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता टाइम के साथ, ठीक है। तो अब हमने तीन कंपोनेंट्स इसके अंदर देख लिए, हमने रैंडमनेस देख ली, हमने सीजनैलिटी देख ली और हमने ट्रेंड का कंपोनेंट देख लिया, ठीक है। रैंडमनेस इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये एक ऐसी थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं डाटा के अंदर जो आती हैं, डाटा कलेक्शन में भी आती हैं या एक्चुअली भी नॉर्मल डाटा भी हो तो देयर इज सम रैंडमनेस इन दी लाइफ। तो ये जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं ये रैंडम कंपोनेंट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सीजनैलिटी, जैसे जैसे सीजन आया तो डिमांड ज्यादा हुई, जैसे जैसे सीजन कम हुआ डिमांड कम हो गई। और जो ट्रेंड है कि जी क्योंकि पॉपुलेशन आहिस्ता, एक कोई कंपोनेंट हमारे केस के अंदर पॉपुलेशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। ट्रेंड कंपोनेंट इट इज अ परसिस्टेंट ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न, ठीक है, दिस इज द ट्रेंड। चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एज एंड कल्चर। अगर आपका एज, पॉपुलेशन की एज कम ज्यादा हो रही हो, उसका कल्चर चेंज हो रहा हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो, पॉपुलेशन का साइज चेंज हो रही हो, तो आपको एक ट्रेंड का कंपोनेंट अपनी फोरकास्ट के अंदर नजर, अपने टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर नजर आता है। टाइम सीरीज एनालिसिस हम फोरकास्ट के लिए ही करते हैं ना। टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। इसके अंदर ट्रेंड को देखने के लिए आपको कुछ साल चाहिए होते हैं, ठीक है, 1-2 साल 3 साल के अंदर आपको ट्रेंड नजर आता है। सीजनल कंपोनेंट, रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन ड्यू टू वेदर, कस्टमर्स के भी प्रेफरेंस जरा थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो उसकी वजह से भी होती हैं। और ये सीजनैलिटी आपको नजर आएगी, 1 साल के डाटा के अंदर भी नजर आ जाएगी।
ट्रेंड देखने के लिए आपको 3-4 साल का डाटा चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा, मगर सीजनैलिटी देखने के लिए आपको 1 साल के डाटा के ही अंदर नजर आ जाएगी। सीजनल डिफरेंट लिटरेचर के अंदर या डिफरेंट एनालिसिस के अंदर डिफरेंट पीरियड्स लिए जा सकते हैं, वीकली पीरियड लिया जा सकता है, उसके अंदर भी आपको सीजन नजर आ जाएगा, सीजनैलिटी। मंथ्स भी लिए जा सकते हैं, ईयर्स भी लिए जा सकते हैं, डेज, वीक, क्वार्टर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं कि जी दिन के अंदर भी प्रोडक्ट की सीजनैलिटी होती है। दिन के अंदर प्रोडक्ट की सीजनैलिटी कैसे हो जाती है कि जी सुबह से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और शाम को 6 बजे से फिर अगली सुबह 6 बजे तक कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है। तो आपको एक दिन के अंदर कॉफ़ी और चाय की सीजनैलिटी नज़र आ गई कि जी ये ऊपर और नीचे जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर रैंडम कंपोनेंट बताया था, ट्रेंड कंपोनेंट बताया था और सीजनल कंपोनेंट बताया था। साइक्लिक कंपोनेंट, मगर उससे पहले स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि जी किसी भी टाइम सीरीज फोरकास्ट के अंदर एक साइक्लिक कंपोनेंट भी होता है। अगर आपको याद हो, इस स्लाइड के अंदर वो हमें साइक्लिक कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो डाटा था वो 1 से 4 साल तक का, यानी कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म डाटा था। साइक्लिक कंपोनेंट जो होता है वो ज़रा ज़्यादा डाटा, यानी कि ज़्यादा दूर तक डाटा में नज़र आता है। आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स का डाटा या 7 ईयर्स का डाटा चाहिए होता है जिसके अंदर आप साइक्लिक कंपोनेंट देख सको। साइक्लिक कंपोनेंट भी एक रिपीटिंग अप एंड डाउन मूवमेंट आपको इस तरह से नज़र आएगी, जिस तरह सीजनैलिटी की आपको नज़र आती है ना, साइक्लिक में भी उसमें एक अप एंड डाउन नज़र आ रहा होगा। ये क्यों साइक्लिक कंपोनेंट आता है? ये बिजनेस साइकिल्स की वजह से आता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आता है कि अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुए हैं तो इसके अंदर एक चेंज आएगी ओवरऑल फोरकास्ट के अंदर। और ये आप अच्छे खासे 7 से 10 साल के डाटा पे का एनालिसिस करोगे तो आपके उसके अंदर साइक्लिकल कंपोनेंट नज़र आएगा। और नॉर्मली ये जो कंपोनेंट होता है ये एसोसिएशन, किसी चीज़ से एसोसिएट होता है। पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब हुए या अच्छे हुए तो आपको ये साइक्लिक कंपोनेंट नज़र आएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे हुए बुरे हुए तो आपको साइक्लिक कंपोनेंट नज़र आएगा उसके अंदर। रैंडम कंपोनेंट इज़ एन इरेटिक अनसिस्टमैटिक रेजिड्यूअल फ्लक्चुएशन। ठीक है, ड्यू टू रैंडम वेरिएशन और अनफोर्सीन इवेंट्स, शॉर्ट ड्यूरेशंस एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके अंदर छोटे ड्यूरेशंस के होते हैं जो आपकी रैंडम कंपोनेंट होता है, मगर नॉन रिपीटिंग होते हैं। कभी ये ऊपर चला जाता है, कभी नीचे, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, तो रिपीट नहीं हो रहा आपका कोई इसके अंदर पैटर्न। ये फ्लक्चुएशंस हैं जो आपके टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आएंगी, क्योंकि एक्चुअल लाइफ जो होती है उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और ये इरेटिक होता है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, और अनसिमेट्रिक होता है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर हम किस तरीके से फोरकास्ट करें? हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा, हम हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उस पर यूज़ करके हम फोरकास्ट करना चाहते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की टेक्निक यूज़ करके या टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज़ करके अब हम फोरकास्ट करना चाहते हैं कि जी हमारे पास हिस्ट्री में किसी टाइम का डाटा है, अब हमने आगे फोरकास्ट करनी है। तो सबसे पहली अप्रोच जो होती है फोरकास्ट की, उसको कहते हैं नाइव अप्रोच। नाइव का अंग्रेजी में मतलब होता है भोला। ठीक है, तो नाइव बंदा, भोला बंदा। ठीक है, तो अब अस्यूम डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज द सेम एज द डिमांड इन द मोस्ट रीसेंट पीरियड। इसके अंदर अगर आप नाइव अप्रोच करोगे तो आपने सबसे आसान अप्रोच कि जो पहले डिमांड थी उतनी ही अभी डिमांड होगी। अगर आपकी जनवरी में 68 प्रोडक्ट्स की सेल हुई है तो फरवरी में भी 68 प्रोडक्ट्स की ही सेल होगी, कोई चेंज नहीं आएगी। आप फोरकास्ट करते हुए लेट्स से कि जी आपने फरवरी की फोरकास्ट करनी है। जनवरी का जो मंथ है वो इधर से स्टार्ट हुआ और इधर ख़त्म हो गया, इसके बाद फरवरी का मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो कि आपके पास जनवरी की जितनी सेल्स थी उनका आपके पास डेटा मौजूद है, और आपने फरवरी में कितनी सेल्स आएंगी उनकी आपने फोरकास्ट करनी है। ठीक है,
तो अब फोरकास्ट इस पॉइंट पे आप जो अप्रोच यूज करोगे, आप नाइव अप्रोच यूज कर सकते हो कि जी जो मेरे पास डाटा आया, मुझे पता चला कि पिछले महीने हमने 68 चीजें बेची हैं, तो इस महीने में भी, फरवरी में भी हम 68 चीजें ही बेचेंगे। ये क्यों यूज करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कभी कभी अगर आपकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो इट इज एफिशिएंट। अब बात यह है कि ये आपके पास उन केसेस में होती है कि जब आपको कैपेसिटी बढ़ाने में ज़्यादा प्लानिंग ना करनी पड़े। ऐसी चीज़ आप बना रहे हो कि अगर उसकी 100 चीज़ों की डिमांड है तो आप 100 चीज़ों की डिमांड पूरी कर लोगे, 150 चीज़ों की डिमांड है तो आप इजीली चीज़ को बना सकते हो। अब आपकी ऐसी चीज़ हो कि जिसको बनाना ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उसमें हम नाइव अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर सकते, मंथ टू मंथ नहीं चल सकते। तो उसके लिए प्लान करने के लिए फिर हमें ज़्यादा टेक्निकली डिफ़िकल्ट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि जी अगर आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो ज़्यादा कीमती नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें बनाने में, और उनका वॉल्यूम इंक्रीज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है यार, थोड़ी जो बनी है उतनी बिक गई, अगली दफ़ा फिर उतनी बना के आप बेच दोगे। अगर आपको बढ़ानी पड़ जाए तो आप इजीली उसको बढ़ा दोगे। दूसरी टेक्निक जो है उसको कहते हैं मूविंग एवरेजेस या मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, मूविंग एवरेज जो है इट्स अ सीरीज ऑफ अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, इससे क्या मुराद है? अर्थमेटिकल मीन क्या होता है? मीन का मतलब ये होता है कि आपने सारी, अगर मैं आपको कहूं कि आप इसका मीन निकालो, 1 + 2 + 3 का जब आप मीन निकालोगे, आप इसको एडअप करोगे और इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे। ठीक है, तो इसका जो मीन वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इसको अर्थमेटिकल मीन कहते हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस इज बेसिकली एन अर्थमेटिकल मीन यूज्ड इफ लिटिल और नो ट्रेंड। अब ये उस डाटा के अंदर यूज होता है, उस टाइम सीरीज डाटा के अंदर यूज होता है जिसके अंदर ट्रेंड का कंपोनेंट ना हो। ट्रेंड क्या होता था? ट्रेंड होता था कंसिस्टेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज। ठीक है, तो चीज की डिमांड बढ़ रही है, चीज की डिमांड कम हो रही है। अगर डाटा के अंदर ट्रेंड नहीं है, यू कैन यूज मूविंग एवरेज मेथड। अब इसका जो बेसिक जो फायदा है मूविंग एवरेज का, वो बेसिक फायदा ये है कि हम स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। डाटा के अंदर जो इरेटिकनेस आरजेस जो हमने देखी थी ना, उसके अंदर एक रैंडम वेरिएबल भी था, कभी उसके अंदर सीजनैलिटी भी आ रही थी, रैंडम वेरिएबल भी आ रहा था, कभी ज़्यादा हो रही थी डिमांड, कभी कम हो रही थी, थोड़ी बहुत उसके अंदर रैंडमनेस भी थी। तो इस जो वेरिएशन आ रही है ना, इसको स्मूथ करने के लिए हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज किस तरह करते हैं कि जी आपकी जो डिमांड है पिछले n मंथ्स, यानी कि लेट्स से कि जी n = 6 मंथ हो गए, तो आपकी जितनी भी पिछले 6 महीनों की डिमांड है उसको आप एडअप करोगे। व्हाट इज दिस साइन इज अ समिशन साइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिमांड ऑफ पीरियड 1 प्लस डिमांड ऑफ पीरियड 2 डिमांड ऑफ पीरियड 3 प्लस डिमांड ऑफ पीरियड 4 प्लस डिमांड ऑफ पीरियड 5 प्लस डिमांड ऑफ पीरियड 6 डिवाइडेड बाय n विच इज 6। 6 महीनों का ले रहे हो ना, तो ये एवरेज हो गया। समेशन साइन जो है वो ये शो करता है, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं एडिशन के ऑपरेशन, ये जो हमने किए हैं, इसको समेशन साइन रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए आपके पास पिछले महीनों की 1 2 3 4 5 6 7 महीनों की आपके पास कुछ सेल्स फोरकास्ट है किसी प्रोडक्ट की। अब आप अप्रैल में आप इस पॉइंट पे खड़े हो कि जी मार्च आपके पास खत्म हो गया, अब अप्रैल आने लगा है और अप्रैल के लिए आपने फोरकास्ट करनी है, तो इसके अंदर हमने 3 मंथ मूविंग एवरेज यूज कर ली। 3 मंथ मूविंग एवरेज भी होती है, 4 मंथ मूविंग एवरेज भी होती है, 5 मंथ मूविंग एवरेज, 6 मंथ मूविंग एवरेज। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हिस्टोरिकल डाटा लेना है। ठीक है, हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं कि जी हमने मार्च तक तो एक्चुअल डिमांड स्टडी कर ली। वो पॉइंट था ना कि आपने इधर ये इस जगह पे खड़े हो कि जी जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च का डाटा तो सेल्स डाटा आपके पास है, और वो आपके पास इस पॉइंट पे मौजूद है सेल्स डाटा कि इतनी चीजें मैंने बेची हैं।
ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप खड़े हुए और आपने फोरकास्ट करनी है अप्रैल की फोरकास्ट करनी है कि इस महीने में मैं कितनी चीज बनाऊं, ये आपने इसकी फोरकास्ट करनी है। तो ये अब आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप मूविंग एवरेजेस यूज करके कि जी पिछले 3 महीने जो हैं उनकी जितनी डिमांड थी उसको आपने एडअप किया और आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब जाहिर बात है आप 11:15 चीजें तो नहीं बना सकते या 11:30 चीजें तो नहीं बना सकते, तो आप या तो 11 कर दोगे इसको, और मोस्ट बेहतर तरीका इसके अंदर ये है कि जी आप इसको 12 कर दें। तो अब आप इसको 11 को 12 कर दोगे, 13 को आप, क्योंकि 14 चीजें तो नहीं आप बना सकते, तो आप इसको 13 को 14 कर दोगे। अगर इस तरह की वैल्यूज हैं तो 19 को 20 कर दोगे। ठीक है, आधी चीज तो नहीं बनती ना, या तो पूरी एक कोट बनता है या 2 कोट बनते हैं, 2.5 कोट तो नहीं बनता। तो इसी तरीके से अगर इस तरह की वैल्यूज आ रही हो पॉइंट्स में, तो फिर हम उसको फुल पॉइंट को हटा के अगली वैल्यू पे चले जाते हैं। 4 पॉइंट मूविंग एवरेज लेनी हो तो हम क्या करेंगे कि जी हम पिछले 4 महीनों का डाटा लेंगे। अब हम 4 पॉइंट मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जी हम अप्रैल तक का डाटा है हमारे पास, अब मई की हमने फोरकास्ट करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4 डाटा है इन सारों को हम एडअप करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। इस तरीके से हमारे पास 4 मंथ मूविंग एवरेज आ जाएगी। 5 मंथ करनी है तो फिर पिछले 5 महीनों का आपने डाटा लिया, उसको एडअप कर लिया। ठीक है, मूविंग एवरेजेस की जरा आपको दिखाते हैं कि जी एक्चुअल सेल्स डेटा आपको इस लाइन से नजर आ रहा है, और मूविंग एवरेज फोरकास्ट जो हमने की वो हमें इस तरीके से नजर आ रही है। इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि आप फायदा तो इसका ये है कि जी जो इसके अंदर वेरिएशंस थी, आप देखें जरा इसके अंदर बहुत खड्डे थे, हमने वो फिल्टर आउट कर दिए, हमारी लाइन बड़ी स्मूथ बन गई है मूविंग एवरेजेस के अंदर। इसकी मूविंग एवरेजेस की एक एडवांटेज था ना कि ये डाटा को स्मूथ आउट कर देता है या इरेटिकनेस को स्मूथ आउट कर देता है। तो इसने जो ओरिजिनल डाटा के अंदर जो बम्प्स थे या जो इरेटिक नेचर था उसको स्मूथ आउट तो कर दिया, मगर ट्रेंड को इसने इतना अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया। चेंज यहाँ आई और इसने हमें यहाँ आके बताया कि जी अब चेंज आ रही है, कि जी पहले अब इस पॉइंट पे आपकी डिमांड बढ़ी और उसके बाद डिमांड कम होना शुरू हो गई प्रोडक्ट की, मगर हम इस पॉइंट पे जाते ही जा रहे हैं कि जी अभी हमारी डिमांड बढ़ेगी। हमें कोई 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जाके 3 मंथ मूविंग एवरेज लेंगे तो हमें 3 महीने बाद पता चलेगा कि जी अब डिमांड नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये इस ट्रेंड को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर सकता, ये मसला है मूविंग एवरेज का। अब हम किस तरीके से मूविंग एवरेज, अब देखिए ना ग्रीन लाइन को अगर हम जैसे जैसे ब्लैक लाइन के करीब लाते रहेंगे तो उतना ही अच्छा हमारी फोरकास्ट होगी, क्योंकि ब्लैक लाइन तो एक्चुअल सेल्स हैं कि जी क्या हुआ, ग्रीन लाइन हमारी फोरकास्ट है कि क्या हो सकता है। और जितना हमारी ग्रीन लाइन ब्लैक के साथ साथ आना शुरू हो जाएगी तो हमारी फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा में उतना ही एरर कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस लाइन को किस तरीके से ब्लैक लाइन के करीब लाएं, उसके लिए हम यूज करते हैं वेटेड मूविंग एवरेजेस। ठीक है, यूज्ड व्हेन सम ट्रेंड माइट बी प्रेजेंट, ओल्डर डाटा यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट, वेट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर इसका नाम ही आपको पता चल रहा होगा, मूविंग एवरेजेस तो है मगर वेटेड मूविंग एवरेजेस है। वेटेड है तो इसके अंदर कोई वेट हम यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि जी जो रिलेटिवली नया डाटा है, कि जी आप खड़े हुए हो, आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो मार्च में, ठीक है, और आपने अप्रैल की फोरकास्ट करनी है। ठीक है, तो आपने मार्च को ज्यादा वेटेज देनी है, फरवरी के डाटा को जरा कम वेटेज देनी है, और जनवरी के डाटा को और कम, क्योंकि ये डाटा ज्यादा दूर है तो इसको कम वेटेज दोगे, और जो डाटा आपसे करीब है, उस पॉइंट से करीब है, उसको ज्यादा वेटेज दोगे। इसको वेटेड मूविंग एवरेजेस कहा जाता है। जो वेट देना है हर मंथ को, इट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन या एक्सपीरियंस कि कम जो 1 महीना पहले जो मोस्ट रीसेंट डाटा उसको आपने कितना वेटेज देना है, उससे पहले वाले डाटा को कितना वेटेज देना है, ये सारा इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पे है, और वो
आपने खुद लगाना है। वेटेड मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि जी आपने जितने भी पीरियड्स आप ले रहे हो उनके वेट्स आप बताओगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, उन पीरियड्स की डिमांड क्या है और उस सारे को आपने सम अप कर देना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए DMAS, डेमास का रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी अर्थमेटिकल इक्वेशन के अंदर अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो वो पहले की जाती है एज कंपेयर टू एडिशन। अब ये वाला जो समेशन का साइन है इट रिप्रेजेंट एडिशन और ये वाला जो साइन है इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। तो जाहिरी बात है कि हमने वेट्स फॉर द पीरियड n को मल्टीप्लाई करना है डिमांड के साथ और फिर उसको मल्टीपल को सारे जितने भी मल्टीपल आएंगे उनको फिर हमने एड अप करना है और हमने उसको डिवाइड कर देना है सारे वेट्स के साथ। लेट्स सी एन एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे हम खड़े हुए और हमने अप्रैल की फोरकास्ट करनी है और इन 3 महीनों का जो सेल्स डेटा था ना वो हमारे पास मौजूद है। और अब इस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं कि जी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है और अब हमने अप्रैल के लिए प्लानिंग करनी है। आपके पास मार्च तक का डाटा है कि जी पिछले महीनों में इतनी इतनी एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल है, ये फोरकास्ट नहीं हुई हुई है, एक्चुअल सेल है कि जी क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा है ना। आपने कहा कि जी जो मार्च का महीना है उसको मैं 3 गुना या 3 गुना वेट दूंगा, फरवरी को मैं 2 गुना वेट दूंगा और जनवरी को मैं 1। ये जितना रीसेंट महीना है उसको मैं ज्यादा वेट दूंगा, उससे पहले वाला जो महीना है उसको कम वेट दूंगा और उससे पहले वाला महीने को कम वेट दूंगा। अब 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाल रहे हो ना, तो अब आपने जो मार्च का महीना है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, फरवरी का जो सेल्स थी उसको 2 किया और जनवरी को मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो वही आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, हमने इन सारों को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड किया और फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से जो टोटल वेट 6 का था। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो आपने वेट दिया है पीरियड को उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिमांड ऑफ द पीरियड और फिर उस सारे को आपने सम किया और फिर उसको डिवाइड किया वेट से। ठीक है, ये आपने, ठीक है। अब जाहिर बात है अब ये ऐसी वैल्यूज आ रही हो तो 12, 12.5, पौने 12 चीज तो नहीं बनती ना, तो 13 चीज ही बनाओगे, तो इस तरह से इसको आप राउंड ऑफ कर लोगे। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर, मूविंग एवरेजेस के अंदर, इंक्रीजिंग एन स्मूथ्स द फोरकास्ट बट मेक्स इट लेस सेंसिटिव टू चेंज। अब आप जितना वेट की चेंजेस करते हो ना, जितना ज्यादा एन को देते हो, एन की जो वेटेज है, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी करते जाते हो तो वो क्या ज्यादा वेटेज देना शुरू कर देता है, डाटा को बड़ी तेजी से या बड़ी एजिलिटी के साथ उसको फॉलो करना शुरू कर देता है और चेंजेस से वो सेंसिटिव नहीं रहता। ठीक है, ओरिजिनल हमने मूविंग एवरेजेस क्यों निकाला था कि डाटा को फिल्टर आउट करने के लिए कि जो थोड़ी थोड़ी सी जो वेरिएशंस हैं उसको कम कर दे या उसको फिल्टर आउट कर दे और डाटा को स्मूथ कर दे। अब इसको जब आप वेटेज ज्यादा बढ़ा देते हो तो वो जो स्मूथ करने का प्रोसेस होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो फिर उसके अंदर उसी तरह ओरिजिनल डाटा की तरह थोड़ी थोड़ी पीक्स आ जाती हैं। इसके अंदर भी यही मसला है जो मूविंग एवरेजेस के अंदर था, वेटेड मूविंग एवरेजेस के अंदर और मूविंग एवरेजेस के अंदर यही मसला है कि जी ट्रेंड को इतने अच्छे तरीके से ये नहीं फोरकास्ट करता। और इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि जो हिस्टोरिकल डाटा है आपको बहुत रखना पड़ता है। अगर आपने 3 मंथ मूविंग एवरेज करनी है तो आपको पिछले 3 महीनों का डाटा चाहिए। अगर आपने 4 मंथ मूविंग एवरेज करनी है तो आपको 4 मंथ्स का डाटा चाहिए। आपने 6 पॉइंट मूविंग एवरेज या 6 मंथ्स मूविंग एवरेज करनी है तो आपको 6 मंथ्स का डाटा चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप 1-2 चीजों की फोरकास्ट कर रहे हो, मगर अगर आप सोचो कि डिपार्टमेंट स्टोर में आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास अंडे भी हैं, तेल भी है, नमक भी है, मिर्च मसाले भी हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं और फिर इन डिफरेंट चीजों की डिफरेंट
वैरायटीज भी हैं। अब ऑल्पर जो है और ऑल्पर मिल्क जो है वो सिर्फ मिल्क की कैटेगरी में आता है, मगर उसकी जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वो बहुत सारी होती हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्या होगी कि जी ऑल्पर मिल्क की स्टॉक कीपिंग यूनिट्स वो 1 लीटर में भी आता है, वो 1.5 लीटर में भी आता है, वो 500 ml में भी आता है, आधे लीटर में। तो ये क्या है कि है तो वो ऑल्पर मिल्क ही है, मगर उसकी इतनी सारी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं कि जी आपने 1 लीटर भी खरीदना है, आपने 1.5 लीटर भी उसके भी डब्बे खरीदने हैं, और उनकी फोरकास्ट भी करनी है कि जी पिछले महीने 1.5 लीटर इतना बिका था, अगले महीने कितना बिकेगा। पिछले महीने 500 ml इतना बिका था, अगले महीने कितना बिकेगा। तो जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी स्टोर्स में चीजें बढ़ती जाती हैं या स्टॉक कीपिंग यूनिट्स बढ़ती जाती हैं, तो उनका हिस्टोरिकल डाटा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है से मूविंग एवरेज। जैसे कि हर चीज का 6-6, 7-7 महीने का या 8-8 महीने का आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होना जरूरी है। अब इस केस के अंदर ऑल्पर का जो 1 लीटर वाला दूध है उसकी आपके पास 6 महीने का डाटा होना चाहिए। जो 1.5 लीटर वाला है उसके अंदर 6 महीने का डाटा होना चाहिए। इसके लिए भी 6 महीने का डाटा होना चाहिए। और ये सिर्फ एक दूध है ऑल्पर मिल्क। आपके पास कितनी वैरायटीज होती हैं, आपके पास नेस्ले का भी होता है दूध, आपके पास पाउडर मिल्क भी होता है। तो हर चीज की, फिर हर स्टॉक कीपिंग यूनिट की आपको अलग-अलग से हिस्टोरिकल डाटा रखना पड़ता है, विच इज मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा होना चाहिए। कंप्यूटर्स ने हमारा काम आसान तो कर दिया है इस केस के अंदर, मगर फिर भी इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव डेटाबेस। मूविंग एवरेजेस जो आपको अगर पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि जी मूविंग एवरेजेस की क्या प्रॉब्लम थी कि उसने टोटली फॉलो करने, यानी कि डिमांड जो थी जुलाई और अगस्त के दरमियान में आपकी डिमांड पीक हुई थी, और फिर उसके बाद आपकी डिमांड कम होना शुरू हो गई, और मूविंग एवरेज ने आपको जाके सितंबर और अक्टूबर में बताया कि जी अब आपकी डिमांड पीक हो रही है और फिर उसके बाद कम हो रही है। वेटेड मूविंग एवरेजेस से हमने क्या किया कि हमने वो जो लाइन थी उसको हम ओरिजिनल के करीब ज्यादा ले आए हैं। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है वेटेड मूविंग एवरेजेस का कि जो एक्चुअल डाटा है आपकी फोरकास्ट उसके करीब करीब आना शुरू हो जाती है। तो अब आप वेटेड मूविंग एवरेज यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी सितंबर के शुरू में कि जी आपकी जो डिमांड है वो पीक कर गई है एज कंपेयर टू अक्टूबर के शुरू में। ठीक है, तो ये फायदा होता है वेटेड मूविंग एवरेजेस यूज करने का एज कंपेयर टू मूविंग एवरेजेस। जो पिछले 2 टेक्निक्स जो हमने देखी, एक मूविंग एवरेज देखी, एक वेटेड मूविंग एवरेज देखी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो थी, जो बहुत बड़ी या मेजर प्रॉब्लम उसको कह सकते हैं कि जी एक्सटेंसिव डाटा रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर डाटा मैनेज करने की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो जो आपके इस डाटा को मैनेज कर सके, तो हिस्टोरिकल डाटा हर चीज का आपके लिए मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर ये बात है कि जी अब हिस्टोरिकल डाटा, ये जो एक्सटेंसिव डाटा कीपिंग की रिक्वायरमेंट है ये खत्म हो जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक कांस्टेंट ले लिया जाता है, स्मूथनिंग कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा कहते हैं, और इससे हम अल्फा को यूज करते हैं एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल डाटा। पिछली दो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम थी ट्रेंड की। ठीक है, कि ये ट्रेंड को अच्छे तरीके से फोरकास्ट नहीं करती। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर भी रिलेटिवली ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि जी ट्रेंड को अच्छे तरीके से ये फॉलो नहीं करती, मगर इसके अंदर एक एडिशनल हम आगे टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग को ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अडेप्ट कर लिया गया है। इसके अंदर फिर हम एक ट्रेंड का कंपोनेंट डालते हैं, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। मगर एट दिस स्टेज हमने जो पिछली 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि आपके पास मूविंग एवरेजेस एंड वेटेड मूविंग एवरेजेस हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि एक्सटेंसिव डाटा रिक्वायर, यानी कि एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा रखना पड़ता है, और वो ट्रेंड को अच्छे तरीके से फोरकास्ट नहीं कर सकती या ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकती। इनसे हमें बेसिक फायदा क्या होता था कि हम स्मूथ आउट कर देते डाटा को,
ठीक है, डाटा के अंदर अगर कोई इरेटिकनेस है तो उससे हमने स्मूथ आउट कर दिया, हमने उसे एवरेज कर दिया। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के भी अंदर हम क्या करते हैं कि जी जो हमारी एक्सटेंसिव डाटा रिक्वायरमेंट है इसको हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से ख़त्म किया। ठीक है, अब हमें ज़्यादा हिस्टोरिकल डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। हम हिस्टोरिकल डाटा से एक अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको स्मूथनिंग कांस्टेंट कहा जाता है और फिर उसी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स लिटिल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द पास्ट डाटा। हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड पास्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अल्फ़ा की जो चॉइस है एट दिस स्टेज आपकी बुक के अंदर भी और आपके इस लेवल पे अल्फ़ा को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट एट दिस स्टेज आई वुड से कि अल्फ़ा इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मगर अल्फ़ा का एक प्रोसीजर होता है जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। वो प्रोसीजर बेसिकली आपकी फोरकास्टिंग का जो एरर होता है उसको देख के अल्फ़ा सेलेक्ट किया जाता है कि जी मैंने अगर फोरकास्ट अल्फ़ा की वैल्यू ये रखी तो मेरा एरर कितना आया, अल्फ़ा की वैल्यू ये रखी तो एरर कितना आया, और जिस पॉइंट पे एरर सबसे कम आ रहा होता है तो हम फिर अल्फ़ा इस्तेमाल करते हैं। मगर लेट अस से कि एट दिस स्टेज अल्फ़ा इज़ गिवन टू यू और एट दिस स्टेज अल्फ़ा इज़ नोन टू यू or someone with more experience has set the value of alpha for you. Now you have to forecast using exponential smoothing. अच्छा, forecast किस तरह की जाती है? Basically forecast आपने किसी टाइम की करनी है ना, उस टाइम से पहले की आपने क्या फोरकास्ट की थी, उस टाइम से पहले की एक्चुअल क्या थी और उस टाइम से पहले की फोरकास्ट क्या थी। ठीक है, अब इनसे ये जो टी सबस्क्रिप्ट टी -1 अल्फा एक्चुअल T-1 F T-1 ये है क्या चीज़? ये आपकी फोरकास्ट है F ऑफ T, ये जो आपने नई फोरकास्ट करनी है। ये आपकी लास्ट पीरियड फोरकास्ट थी। ठीक है, ये आपके पास अल्फा स्मूथनिंग कांस्टेंट और लास्ट पीरियड एक्चुअल डिमांड जो है वो हम T-1 से शो करते हैं और लास्ट पीरियड फोरकास्ट हम F T-1 से शो करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इस टाइम पे आप खड़े हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जी आपने अब अगले महीने की फोरकास्ट करनी है। उससे एक महीना पहले क्या था, T-, इस पॉइंट पे आप खड़े हो और आपने इस महीने की फोरकास्ट करनी है। लेट मी रीड्रॉ इट हियर। इस पॉइंट पे खड़े हो और आपने इस जगह की फोरकास्ट करनी है, इस जगह का आपके पास डाटा है। तो ये जगह क्या है, ये T-1 है और ये आपके पास T है। इस जगह पे आप खड़े होके पिछले महीने का डाटा देखते हो और इस महीने के डाटा के लिए फोरकास्ट करते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जी मैंने फरवरी की फोरकास्ट करनी है तो टी इस केस के अंदर क्या है, हमारे पास फरवरी है। ठीक है, और T-1 क्या होगा हमारे केस के अंदर, जनवरी। ठीक है, एक महीना पहले या एक टाइम यूनिट पहले। और T-1 क्या होगा कि जनवरी के अंदर हमारे पास क्या एक्चुअल डिमांड थी और FT-1 क्या होगा कि जनवरी में हमने क्या फोरकास्ट की थी। हम फरवरी की फोरकास्ट करने जा रहे हैं और हमने T-1 एक महीना पहले क्या किया था उसका डाटा क्या है, वो सारे T-1 या 8 F सबस्क्रिप्ट T-1 या A सबस्क्रिप्ट T-1 ये आपको फोरकास्ट या एक्चुअल डाटा एक महीने पहले का शो कर रहा होता है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 1। अब ये देखिए, हमने डिमांड प्रिडिक्ट करनी है गाड़ियों की। आपके पास स्मूथनिंग कांस्टेंट दिया है कि जी इसकी वैल्यू 0.2। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए या 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 या 1 के दरमियान में आप करें। आपने क्या किया, आपने फोरकास्ट करनी है, जो पिछले महीने की आपके पास फोरकास्ट थी वो आपने लिखी। What is this? This is the forecast. This is FT-1 plus this is alpha and this is कि जी AT-1 एक्चुअल क्या थी और फोरकास्ट इसके अंदर FT-1 क्या थी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो एक्चुअल
और फोरकास्ट के अंदर जो एरर आ रहा था उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसी स्मूथनिंग कांस्टेंट के साथ, और वो फिर फोरकास्ट पिछले महीने की जो आपने फोरकास्ट की थी उसके अंदर ऐड कर रहा है और अगले महीने की फोरकास्ट आपको दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इस पूरी मेथड का जो हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की आपको एक मेथड बताया, इससे आपके डेटा पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इसका नाम ही एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, तो ये आपके डेटा को स्मूथ कर रहा है। अल्फा की वैल्यू जितनी 0 के करीब करीब होगी तो क्या होगा, उतने आपकी जो लाइन होगी वो जरा स्मूथ आउट होगी। अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी करते जाएंगे उतनी वो उसके अंदर स्मूथनिंग जरा कम होगी। और एक्चुअल डाटा जो है वो आप देख रहे हो कितना इरेटिक है, उसके अंदर अगर आपने डाटा को जरा स्मूथ करना है तो आपको अल्फा की वैल्यू जरा कम रखनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू बढ़ा दोगे तो उसके अंदर स्मूथनिंग जो है वो जरा कम होना शुरू हो जाएगी और डाटा आपका एक्चुअल डाटा के साथ साथ ऊपर नीचे होना शुरू कर देगा। ये जो है ये आपकी ये जो अल्फा है ये भी आपकी फोरकास्ट है और ये भी आपकी फोरकास्ट है, ये आपके पास एक्चुअल डाटा है। Choose high value of alpha when underlying averages is likely to change. Choose low value of alpha when underlying averages is stable. अब underlying averages is stable. Commodity देखें, चावल, चीनी, आटा, इनकी डिमांड जो होती है ये स्टेबल होती है। ये नहीं होता कि एक आपके पास एक महीने 1 टन आटा इस्तेमाल हुआ, दूसरे महीने आपकी जो दुकान है उससे 2 टन आटा चला गया। तो इसके अंदर जो डिमांड होती है ना इन चीजों के दरमियान में एक स्टेबल डिमांड होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब अगर आपके पास इस तरह की चीजें हैं जिनकी अंडरलाइंग एवरेजेस जो है वो स्टेबल है, तो उसके लिए आप अल्फा की वैल्यू कम रखो। मगर ऐसी चीजें जिनकी डिमांड अंडरलाइंग डिमांड जो है उसके अंदर चेंज आने की तवक्को है, यानी फैशन आइटम्स हों आपके पास, कपड़े हों, नई डिजाइनर क्लोथ्स हो, डिजाइनर शूज हो, डिजाइनर मेकअप हो, तो उसके लिए आप ज्यादा अल्फा रखते हो ताकि उसका जो एक्चुअल और फोरकास्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। और अगर अल्फा आप कम रखोगे तो वो स्मूथ आउट हो जाएगा और आपके पास एक एवरेज आउट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, ये वही बात चूजिंग अल्फा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अल्फा होता है एट दिस स्टेज आपके लिए कह दिया जाता है कि इट इज गिवन टू यू, या यू कैन कैलकुलेटेड थ्रू एक्सपीरियंस के जी पहले मैंने ये अल्फा 0.1 रखा था तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आया था। मगर अल्फा को भी कैलकुलेट करने की एक मेथडोलॉजी है और वो मेथडोलॉजी यूजुअली जो एक्चुअल डिमांड है और जो आपकी फोरकास्टेड वैल्यूज हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं या फोरकास्ट एरर कहते हैं, उस पे बेस करता है। उस जिस मेथडोलॉजी पे कम एरर होगा उसके हिसाब से आप अल्फा चूज करेंगे। लेट्स सी हम फोरकास्ट के अंदर एरर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी फोरकास्ट के अंदर एरर देख सकते हैं। पहला जो है उसको कहते हैं मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या इसका फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द फोरकास्ट, और उसको डिवाइडेड जितना आपका डिफरेंस आ रहा है उसको फिर आप सम अप करते हैं और फिर आप उसको डिवाइडेड बाय n कर देते हैं। दूसरा जो है वो मीन स्क्वेयर्ड एरर है जिसको MSE हम कहते हैं, और वही बात है जब हम एब्सोल्यूट साइन हटा देते हैं तो एक्चुअल और फोरकास्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम फोरकास्ट एरर कह देते हैं। अब ये एब्सोल्यूट साइंस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी आपका फोरकास्ट एरर है उसका स्क्वायर लेके उसको सम अप कर लेते हैं और उसको डिवाइडेड बाय n करते हैं। इसी तरह तीसरा मेजर ऑफ एरर जो है उसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ठीक है, इसको हम MAPE कहते हैं। इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको परसेंटेज एरर क्यों कहते हैं। आपको MSE से ये नहीं पता चलता कि ये एरर कितना, या आपके लेट्स से कि जी आपने फोरकास्ट किया था 1000 चीजों का और आपकी जो एक्चुअल डिमांड आई वो 800 चीजों की आई, तो एरर कितना, 200 का एरर आ गया। ठीक है, तो 200 का एरर उसका स्क्वायर लिया और वो 200 का एरर आ गया और MSE की वैल्यू निकल आई। अब आपको ये नहीं पता कि जी कितना परसेंट
टोटल जो प्रोडक्शन का कितना परसेंट एरर आया है, ठीक है, कि जी 1000 की फोरकास्ट की थी, एक्चुअल तो 800 है, तो ये जो 200 है ये टोटल 800 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो वो जो बात है वो मैप के अंदर MAPE मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के अंदर हमें पता चल जाता है कि जी जो एक्चुअल था और फोरकास्ट का कितना एरर था, जो आपने फोरकास्ट की और एक्चुअल डिमांड आई उसका जितना एरर था उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं कि जी एक्चुअल आई क्या, कितने परसेंटेज में इसको ले आते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि इतना परसेंट एरर था। तो परसेंटेज एरर अगर आपको पता चल जाए तो इट्स मच मोर, इट गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन कि जी एक्चुअल कितना था और एक्चुअल का कितना एरर आपने बनाया, उस टेक्निक ने उस एरर प्रोड्यूस किया। ये आपके पास सिंपल डाटा है, ठीक है, इसके अंदर क्वार्टरली डाटा दिया हुआ है और उसके साथ उसकी एक्चुअल टनेज जो है, एक्चुअल डिमांड हमें दी हुई है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल थी ना ए, वो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टाइम सीरीज है क्यों, तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं आपको 1 2 3। क्वार्टर्स क्या होते हैं, क्वार्टर मेरे ख्याल में 4 महीने होते हैं जी, 3-4, हाँ जी 4 मंथ्स, महीने को आप 4 बल्कि एक साल के आप 4 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 4 साल के अगर आप 4 हिस्से करते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो आप 4 हिस्से करोगे तो 3 4 जार 3 महीने का डाटा आप देते हो इसको, ठीक है। तो ये क्वार्टरली डाटा इसको कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने अल्फा यूज किया विद अ वैल्यू ऑफ 0.1, ठीक है, आपने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की टेक्निक यूज की, उससे आपने फोरकास्ट किया और उसमें अल्फा की वैल्यू आपने 0.1 रखी, ठीक है, और आपने उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की और उसमें अल्फा की वैल्यू आपने 0.5 रखी। आपके पास एक्चुअल डाटा है और आपने फोरकास्ट की। एक्चुअल डाटा क्या मतलब, अब आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, लेट मी सी हियर, आपके पास एक्चुअल डाटा है, अब आपने अगले महीने की फोरकास्ट करनी है। एक्चुअल डाटा आपके पास पिछले महीने का मौजूद है, आपने वो यूज किया, ये आपके पास AT-1, आपने जो पिछले महीने की फोरकास्ट की थी दैट इज FT-1 और आपने F ऑफ T निकालना है। आपके पास अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर। आपने इसी तरह इसको निकालने के लिए आपके पास पिछला डाटा होना चाहिए, मगर हमारे पास इस वक्त दिया हुआ है ये 175। आपने जो पहली फोरकास्ट की उसके अंदर एब्सोल्यूट डेविएशन क्या थी, 5 की थी। एब्सोल्यूट डेविएशन हम, अगर आपको याद हो, जो आपने फोरकास्ट की है और जो एक्चुअल आई है, ठीक है, उसके डिफरेंस को 2 एब्सोल्यूट साइंस के दरमियान में शो किया हुआ था। अब इसके अंदर देखें जो एक्चुअल है और जो फोरकास्टेड है उसके अंदर 5 का डिफरेंस है। अगर ये 5 का डिफरेंस +5, इस केस के अंदर तो +5 का है। अगर ये -5 का होता कि एक्चुअल 175 है और जो हमने फोरकास्ट की थी वो 180 थी, तो फिर -5 का डिफरेंस था, तो वो नेगेटिव भी फिर हम हटा देते हैं और इन एनी केस के अगर +5 हो या -5 हो तो हम उसे हमेशा +5 में शो करते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट डेविएशन से शो किया हमने इधर, ठीक है। इसी तरह से हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग यूज करके अल्फा की वैल्यू 0.5 ली और उससे हमने एक फोरकास्ट निकाल ली और एक एक्चुअल डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके अंदर भी हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन जो थी वो 0.5, एब्सोल्यूट डेविएशन भी 5 यूनिट्स की आ गई, जो हमने फोरकास्ट किया था, जो एक्चुअल था। अब इस केस के अंदर देखें एक्चुअल डाटा 168, ये प्रोसीजर हमने सारा करते गए, पिछला डाटा लेके हमने सारे का सारा फोरकास्ट कर लिया। अब अगला जो क्वार्टर है उसके अंदर जो एक्चुअल डिमांड थी वो 168 की थी और हमने फोरकास्ट 175 की थी। तो अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर
7.5 का डिफरेंस है। इसी तरह जब हमने अल्फा 0.5 यूज किया तो उसके अंदर 9.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन आ रही है, जो आपने फोरकास्ट की थी और जो एक्चुअल थी उसके दरमियान में कितना डेविएशन आई है या उनके दरमियान में कितना फासला आया है। तो ये आपको एब्सोल्यूट डेविएशन ये शो कर रही है, इस तरह से निकाली गई है। ये सारी की सारी वैल्यूज जब आपने निकाली तो अब आपने देखनी है कि कौन सी अल्फा की वैल्यू बेहतर है। अल्फा की वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू बेहतर है, 0.1 या 0.5। तो जब हमने पहला एवेल्युएशन टेक्निक लगाई कि जी फोरकास्ट को एवेल्युएट करने के जो तरीके हमने 3 पढ़े थे, एक मैट था, एक MSE था और एक मैप था। अब मैट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जो डेविएशन है उसको सम अप कर देना है। जो जितनी डेविएशन आ रही है, आप देखें इधर जो नीचे हमने इस केस में अल्फा जब हमारे पास 0.1 था, उसकी जितनी डेविएशन है उसको हमने सम अप किया और उसको हमने डिवाइड बाय 8 कर दिया, क्योंकि हमारे पास 8 क्वार्टर्स का डाटा था। तो हमारे पास अल्फा के केस में, अल्फा 0.1 के केस में मैड का जो वैल्यू आ रही है वो 10.3 आ रही है, और जब हमने अल्फा 0.5 रखा था तो हमारे पास जो डेविएशन, सारी की सारी जो डेविएशन, उसको जब हमने सम अप किया तो वो हमारे पास 98.62 आ रही है, और ये अल्फा 0.5 के केस में। तो अब इसके केस में हमारे पास जो मैड की वैल्यू आ रही है वो 12.3 आ रही है। ठीक है, अभी इस स्टेज पे हमें पता चल गया कि जी अगर हम अल्फा 0.1 रखेंगे तो हमारे पास एरर कम आ रहा है, क्योंकि इसकी मैड की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू 0.5। ठीक है, अब MSE किस तरह निकाला जाएगा। MSE इस तरह निकाला जाएगा कि जी जितना भी आपके पास डेविएशन आ रही है या एरर आ रहा है, आप हर किसी का स्क्वायर लेते जाओगे, इन सारों का स्क्वायर लेना शुरू कर दो। ठीक है, इन सारों का आपने स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेके जो वैल्यू होगी उसकी आपने समीशन कर देनी है, या उसको आपने एडअप करना है और आखिर में उसी तरीके से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास अल्फा 0.1 की एक MSE आ जाएगी और एक अल्फा 0.5 की आ जाएगी। तो इसके केस में अल्फा 0.1 में 190 आ रही है और अल्फा 0.5 में 195 आ रही है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि जी जो अल्फा 0.1 है वो ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अल्फा 0.5 के केस में। अब तीसरा जो है वो MAP है, MAPE। उसके अंदर वही बात, हर महीने की जो डेविएशन आपने ली है उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में पहले आपने करना है और फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है जो एक्चुअल उस महीने की डिमांड आई थी। तो आपके पास परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें और सारों को एडअप करके आपके पास एक खास आखिर में वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब अल्फा आपने 0.1 रखा तो 5.5% एरर आया, जब आपने अल्फा 0.5 रखा तो 6.76% एरर आया। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि अल्फा इस केस के अंदर जब हम अल्फा इक्वल टू 0.1 रखेंगे तो आपका एरर, फोरकास्ट का एरर है वो कम से कम आएगा। तो इस केस में अल्फा 0.1 इज मच मोर बेटर देन अल्फा 0.5। So let's summarize today's presentation. आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं they are related to forecasting. This is the 4th chapter of your book. नॉर्मली जो ओवरऑल जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया वो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पे की है। हमने देखा है कि जी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हम टाइम सीरीज फोरकास्ट को किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। हमने देखा उसके अंदर ट्रेंड कंपोनेंट होता है, रैंडम कंपोनेंट होता है, सीजनल एंड साइक्लिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे का सारा आज हमने डिस्कस किया। हमने एक अप्रोच भी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की अप्रोच डिस्कस की जिसका नाम था नाइव अप्रोच। हमने मूविंग एवरेजेस डिस्कस की, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग डिस्कस की। अब यहाँ तक हमने आज के चैप्टर के अंदर ओवरऑल इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से ही कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि जब आपके डाटा के अंदर ट्रेंड आता है तो हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग को यूज़ कर सकते हैं और ट्रेंड को किस तरीके से हम ओवरऑल फोरकास्ट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।